इस बार साइंस की चिंता पूर्णतः छोड़ दो। आपके राहुल सर आपके सामने बैठे हैं। जिस प्रकार पिछली बार जिन जिन ने विश्वास किया था बच्चों, उनका एक ही बार में पात्रता क्लियर हो गया था। हम रीट लेवल 2 आपके साइंस का जो सिलेबस है वो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कभी टीचिंग मेथड के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, कभी टीचिंग मेथड के सवाल 5 मिले हैं, कभी 7 मिले हैं, कभी 8 मिले हैं, है ना। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को भक्षण करता है और गंगा नदी के अंदर पाया जाता है। जैसा तभी तो गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। आज का सेशन जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप सभी विद्यार्थियों के सामने इस वीडियो के अंदर हम रीट लेवल 2 आपके साइंस का जो सिलेबस है उसका पूरा इंट्रो देखने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रहता है एग्जाम प्रोसेस, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितने प्रश्न आते हैं और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो रीट पात्रता परीक्षा 2026 विज्ञान लेवल 2 संपूर्ण सिलेबस विश्लेषण, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, संपूर्ण जानकारी अपन यहां पर देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई के महीने में आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए, है ना। अब अपन देखो, सबसे पहले अपन यहां पर चर्चा करते हैं कि गुरुजी जो आपका पिछली बार आपको पता है, देखो रीट पात्रता परीक्षा तो हमारा उद्देश्य है नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है बताओ, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा को क्लियर करना और मतलब 3rd ग्रेड को क्लियर करना और एक सरकारी शिक्षक बनना। अब केवल पात्रता करने से तो सरकारी शिक्षक बनेंगे नहीं, सरकारी शिक्षक बनने के लिए तो आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब आजकल आप सभी को पता है जैसे पात्रता होगी और हो सकता है मुख्य भर्ती परीक्षा में इतना आपको समय नहीं मिले, और अगर आपने डेप्थ में मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी नहीं की तो सिलेक्शन सुनिश्चित नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पात्रता और मुख्य भर्ती परीक्षा दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। क्योंकि जो आपके जो मुख्य भर्ती परीक्षा हुई है, देखो लिखा भी है कि लेवल 1 और लेवल 2 जो है रिजल्ट इसी महीने के अंतिम सप्ताह में निकालने का हम क्या करेंगे बताओ, प्रयास करेंगे। तो 3rd ग्रेड का जैसे रिजल्ट आएगा तो आप सभी को पता है जैसे रिजल्ट आएगा तो उसके बाद दोबारा पात्रता होगी, और हो सकता है मुख्य भर्ती परीक्षा उसके जस्ट बाद में हो, समय मिले नहीं मिले। तो ये बात भी आप क्लियर करो कि प्री और मेंस की दोनों की आपको साथ में तैयारी करना है। लेकिन अपन यहां पर बात करते हैं कि पात्रता परीक्षा अगर आपको क्लियर करना है तो आपको पता है टोटल मिलाकर के जो प्रश्न आते हैं वो 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। टोटल मार्क्स आपके 150 ही होते हैं, 150 प्रश्न 150 मार्क्स के हो जाएंगे। एग्जाम ड्यूरेशन आपको 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, मतलब आपके 150 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, राइट। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आपको पता है एक पात्रता परीक्षा है तो इसीलिए बताओ यहाँ पर इसके अंदर कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, नो नेगेटिव मार्किंग इन रीट। और ये एक प्रकार का केवल क्वालिफाई एग्जाम है, मतलब इसके जो आपके नंबर हैं वो आपके यहां पर जो है मुख्य भर्ती परीक्षा में काउंट नहीं होते। आपको पता होना चाहिए इस बात का, और साथ ही साथ आपको पता है 90 और 82 का आपका रहता है। जनरल वालों को 90 लाने पड़ते हैं और उसके बाद आपके ओबीसी वगैरह को आपको 82 मार्क्स में आप यहां पर क्या हो जाते हैं बताओ, क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। अब बच्चों आप सभी को पता है कि रीट पात्रता परीक्षा के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो सवाल आते हैं वो आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। साथ ही साथ आपके लैंग्वेज की अपन बात करें जो आपको कंपलसरी है, दोनों लैंग्वेज ही आप लेते हैं, जैसे मान लो हिंदी संस्कृत आपने ली तो यहां पर आपके 30 प्रश्न 30 मार्क्स के आते हैं, और दूसरी लैंग्वेज के भी 30 प्रश्न 30 मार्क्स के आपके यहां पर पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 20+10 का रेशियो रहता है। यहां पर अपन बात करें अगला आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में हमारे सामने मैथ और आपका बताओ क्या आता है बताओ, साइंस आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथ और एक आपका साइंस आता है, जिसमें आपको पता है 30 सवाल जो आते हैं मैथ्स के आते हैं और 30 सवाल किसके आते हैं बताओ, साइंस के आते हैं। अब एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना कि भाई 30 प्रश्न मैथ के और 30 प्रश्न साइंस के आते हैं। अब बच्चे टीचिंग मेथड को लेके देखो, मैं आपको फिर बताऊं कि टीचिंग मेथड का एक कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं कि भाई 20 जो सवाल है वो आपके न्यूमेरिकल के आते हैं और 10 सवाल जो है आपके जो है शिक्षण विधियों के आते हैं। साइंस में भी 20 सवाल थ्योरी के आते हैं और 10 सवाल आपके शिक्षण विधियों के आते हैं। ऐसा नहीं है, टीचिंग मेथड के सवाल फिक्स नहीं है बच्चों। कभी टीचिंग मेथड के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया है, कभी टीचिंग मेथड के सवाल 5 मिले हैं, कभी 7 मिले हैं, कभी 8 मिले हैं, इस तरीके से मिलते हैं। तो यूं मान के चलो, आप मोटा मोटा यूं मान के चलो कि यहां पर जो है 30 प्रश्न जो है इसमें आपके मैथ्स में न्यूमेरिकल प्लस आपके शिक्षण विधियां, और इनमें भी 30 के अंदर आपके साइंस की थ्योरी प्लस शिक्षण विधियां दोनों कवर अप रहेगी। 60 प्रश्न 60 मार्क्स के टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो यूं मान के चलना, हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि 25 प्योर साइंस के सवाल और टीचिंग मेथड के या शिक्षण विधियों के 5 ही सवाल आए, 25 और 5 30। सेम मैथ में भी ऐसा हो सकता है,
ठीक है, तो ये बात क्लियर मान के चलिएगा कि आपको साइंस और मैथ्स आपका यहां पर सब्जेक्ट रहेगा। अब अपन साइंस के 30 प्रश्नों की बात करें तो ये 30 प्रश्न आते कहां से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे यहां पर कवर किए गए हैं। देखिए हमारा सिलेबस इस तरीके से है, ये जो सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं ये आपके रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस है प्यारे बच्चों, है ना। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूं। देखो अब अगर मेरे को देखो ओबीसी के अंदर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले अपन साइंस की बात करें तो पहला टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीव। पहला टॉपिक है हमारा, बताओ कौन सा, सूक्ष्म जीव हमारा टॉपिक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जीवाणु, वायरस, कवक, लाभकारी और अलाभकारी। बच्चों ये आप सभी को प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है। इसमें आपके लाभकारी और अलाभकारी, जैसे आपने सुना भी होगा लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु दूध को दही में बदलता है तो वो फायदेमंद हुआ। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है ना। बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को भक्षण करता है और गंगा नदी के अंदर पाया जाता है। जैसा तभी तो गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता। तो ये वाली बात है, ई कोलाई नाम का जीवाणु होता है। तो आपको क्या करना है बताओ, इसके अंदर लाभकारी और अलाभकारी, जैसे कवक है तो आपको याद होना चाहिए, रीट पात्रता परीक्षा में सवाल आया था कि जो पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो किससे बनाई गई थी, तो कवक से बनाई गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक से बनाई गई थी। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहां से पूछने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा सजीव। सजीव के अंदर आपको सजीव निर्जीव में क्या अंतर होता है ना। तो यहां पर सजीव की बात करेंगे, जो मेन है पौधे के प्रकार और विभिन्न भाग, पादपों में पोषण। देखो यहां पर आपके बोटनी वाला पोर्शन भी एड ऑन किया गया है, पौधे के प्रकार और विभिन्न भाग। भाई पौधे के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आयु के आधार पर पौधे के कितने प्रकार होते हैं, लंबाई के आधार पर पौधे के क्या प्रकार होते हैं, शाखाओं के आधार पर पौधे के कितने प्रकार होते हैं, पादपों में क्या पोषण, न्यूट्रिशन आपको देखना पड़ेगा कि पादपों के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ये अपने को यहां पर समझना पड़ेगा। पादपों में श्वसन पढ़ना पड़ेगा, उत्सर्जन पढ़ना पड़ेगा, पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना, मतलब कुल मिलाकर के ये वाला तो आपका सेल वाला टॉपिक आ गया, है ना। उसके बाद पादपों में जनन आपको पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और अब देखिए आपको बॉटनी पूरी पढ़नी कुल मिला के यूं है कि पेड़ पौधों में श्वसन, पेड़ पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में उत्सर्जन, पेड़ पौधों में जनन और पेड़ पौधों के विभिन्न भाग। तो ये तो पूरा बॉटनी का आ गया। इसके अलावा जंतुओं में पोषण, जिसमें आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आ जाएगा, और शरीर में गति, ये हमारे टॉपिक है। और आपको यहां पर सेल वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। साथ ही साथ मानव शरीर एवं स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें मानव रोग सारे आ जाएंगे, जैसे क्षय रोग, जो टीबी होता है। टीबी के लिए आपको पता है रीट पात्रता परीक्षा 2018 वाले पेपर के अंदर सीधा सवाल आया था कि टीबी के अंदर बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट पूछा जाता है, बीसीजी का पूरा नाम पूछा जाता है, डिप्थीरिया के अंदर डीपीटी का पूरा नाम पूछा जाता है, हेजा के अंदर विब्रियो कोलेरा का नाम पूछा जाता है, टाइफाइड के अंदर विडाल टेस्ट पूछा जाता है। ये आपको पूछे जाएंगे। तो रोगों से बचने के उपाय, आपको मानव शरीर के अंदर विभिन्न तंत्र, अब ये सब शब्द आ गया ना, तो यहां पर आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सारे सिस्टम आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, है ना। रोग के बारे में ही है, भोजन के स्रोत देख लो, चाहे प्राणियों में पोषण देख लो, एक ही बात है वो तो, है ना। तो यहां पर भोजन के क्या पढ़ने पड़ेंगे, सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे। जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था, इसका मतलब आपको जनन पढ़ना पड़ेगा। जैसे जनन की कौन कौन सी विधियां होती है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है आपका अलैंगिक जनन, एक किशोर अवस्था और यौनारंभ, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। पुबर्टी क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन अपने को पढ़ना पड़ेगा, हार्मोन्स की भूमिका क्या है, और जनन स्वास्थ्य, जिसमें आप सभी को जो है यहां पर पढ़ना पड़ेगा कि कॉपर डी क्या होता है ना। तो इन तरीके से जो है कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो जनन स्वास्थ्य अपने को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अपन बात करें, ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपकी बायोलॉजी का पोर्शन होता है। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो आपके सामने बल और गति आ गया, बलों के प्रकार, जिसमें पेशीय बल, घर्षण बल में सीक्वेंस आपको पूछा जाता है, गुरुत्वीय बल, जी का मान क्या होता है, किसने ज्ञात किया, चुंबकीय बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल जिसको कूलाम बल भी कहते हैं, आदि अपने को पढ़ने पड़ेंगे। गति के प्रकार में रेखीय गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति, आवर्त गति, सरल आवर्त गति, घूर्णन गति, दाब पढ़ना पड़ेगा, और वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मान भी पूछा जाता है। ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोत पूछा जाएगा। और साथ ही साथ ताप और उष्मा, हीट एंड टेम्परेचर, आपको यहां पर याद रखना है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें आपके ताप और उष्मा क्या होता है, तापमापी क्या होता है, उष्मा संचरण की विधियां आपसे यहां से पूछी जाती है। इसमें से एक सवाल बहुत आता है, उष्मा संचरण की विधियां, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के प्रकाश के स्रोत आपके पूछे जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन आपको पूछा जाएगा, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। समतल दर्पण का सवाल आता है जिसमें प्रतिबिंबों की संख्या आती है, पूछा जाता है कि बताइए दो समतल दर्पण अगर 60 डिग्री के कोण पर रखे हो, हाँ, दो समतल दर्पण अगर 60 डिग्री के कोण पर रखे हो तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। आप दूसरे काम मत करिए, नहीं तो ये हैंग होगा। उसके बाद अगला बताओ कौन सा हो जाएगा, गोलीय दर्पण।
तो गोलीय दर्पण की बात करेंगे तो गोलीय दर्पण में आप सभी को याद है उत्तल दर्पण पढ़ना पड़ता है, अवतल दर्पण पढ़ना पड़ता है, इनके कैसे कैसे प्रतिबिंब यहां पर बनते हैं। समतल दर्पण अपने को पढ़ना पड़ेगा। गोलीय दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब जब वस्तु फोकस पर रखी है तो अनंत पर बनती है, जब अनंत पर रखी है तो फोकस पर बनती है, जब सी पर रखी है तो सी पर बनती है, ये पढ़ना पड़ेगा। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना पड़ेगा। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक किस किस पर डिपेंड करता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, अपवर्तनांक माध्यम पर किस तरीके से निर्भर करता है, अपवर्तनांक टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। लेंस और लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। 2f1 पर है तो 2f2 पर बनेगा, है ना बच्चों। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ध्वनि के लक्षण पूछे जाएंगे। तीव्रता क्या होती है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ध्वनि का तारत्व क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होता है ना, अनुनाद क्या होता है, डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ध्वनि संचरण की अपन बात करेंगे। और ध्वनि प्रदूषण जैसा कि आपने सुना होगा ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध आपके ध्वनि प्रदूषण से होता है। उसके बाद आपका आएगा अगला, बताओ विद्युत और चुंबकत्व। जैसे कि अपन बात करें बच्चों, सबसे पहले विद्युत धारा आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक करंट आती है। विद्युत परिपथ आएगा। विद्युत धारा के 3 प्रभाव होते हैं, उसमें प्रभाव, तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। सवाल आता है कि जो घंटी होती है वो किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। फ्यूज तार किस पर आधारित होता है, जो धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। और जब कोई भी कोडिंग की जाती है तो ये होता है धारा का, बताओ, रासायनिक प्रभाव। तो ये हमारे यहां पर पूछा जाता है। चुंबक के बारे में अपने को यहां पर पढ़ना है और चुंबकत्व के बारे में यहां पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्राकृतिक घटनाएं आपको पढ़नी है, जिसमें तड़ित और आपका आ जाएगा भूकंप। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप को जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, ये आपके सामने आता है। फिजिक्स के बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन आता है बच्चों, उसका नाम है हमारी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने को पदार्थ पढ़ना पड़ेगा। पदार्थ आ गया तो आपको पदार्थ के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें परमाणु और अणुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु की संरचना कैसी होती है, परमाणु के मॉडल किस किसने दिए, पहला मॉडल किसने दिया, उसकी कमियां क्या थी। जे थॉमसन ने पहला मॉडल दिया। फिर बाद में लास्ट में सोमरफील्ड आया, जिसने बताया कि परमाणु दीर्घवृत्ताकार पथों में गति करता है। फिर तत्व यौगिक मिश्रण आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट के कौन कौन से यौगिक बनते हैं, सारे मिश्र धातु, धातुएं, उपधातु में सब पढ़ना पड़ेगा। यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी होता है। कोलोइड क्या होता है, निलंबन क्या होता है, परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। पदार्थ के गुण अपने को पढ़ने पड़ेंगे। पदार्थों का पृथक्करण, पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, निस्यंदन क्या होती है, ये सब अपने को पढ़ना पड़ेगा। तत्वों के प्रतीक क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो आपका बात करें टंगस्टन, तो टंगस्टन जो होता है इसका लैटिन नाम वुल्फ्रेम होता है, तो W इसका प्रतीक होता है। यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये अपने को यहां पर पढ़ना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण अपने को पढ़नी पड़ेगी, कैसे बैलेंस करते हैं, रासायनिक समीकरण के क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन सी समीकरण अपने को पढ़नी है, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद रासायनिक पदार्थ, जिसमें हमारे ऑक्साइड्स पूछे जाएंगे, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। ऑक्सीजन गैस आपसे पूछी जाएगी। नाइट्रोजन गैस के बारे में, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन की सामान्य जानकारी, बाकी सामान्य में हम बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाएंगे। कोयला है और पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, दहन और आपका ज्वाला है। उसके बाद पौधे और जंतुओं का संरक्षण, जिसमें आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा, वनोन्मूलन आ जाएगा, वैश्विक तापमान, संकटग्रस्त प्रजातियां और वन्य प्राणी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके आएंगे। फिर कृषि प्रबंधन आएगा और फिर आपके सामने जो है साइंस के टीचिंग मेथड आएंगे बच्चों। तो ये हमारा एक सिलेबस था जो कि हमने डिस्कस किया। बहुत ब्रीफ में हमने सिलेबस डिस्कस किया बच्चों, जिसमें हमारे 3 टॉपिक आते हैं, एक फिजिक्स आता है, एक केमिस्ट्री आता है, एक बायो आता है। सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है, यू मान के चलो कि अगर 25 सवाल मान लो साइंस के आते हैं, 5 मान लो टीचिंग मेथड के आते हैं, कई बार 10 भी आए, कई बार 8 भी आए, कई बार 5 भी आए, है ना। तो यहां पर मान लो जो अपन 25 की बात करें तो यूं मानो कि सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आपके बायोलॉजी के आते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। और फिर बायोलॉजी के बाद जो आते हैं बच्चों वो आपके फिजिक्स के सवाल आते हैं, और सबसे कम सवाल जो आते हैं वो आपके केमिस्ट्री के आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पे हमने एनालिसिस किया है। बायोलॉजी में भी अपन को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, भी अच्छा खासा टाइम है, मतलब अभी जो तैयारी स्टार्ट करने का टाइम है बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कहूंगा कि देखो ये वाला सिलेबस तो ये इतना जो है ना, ये तो पात्रता में पढ़ना ही है, तो ये तो मुख्य भर्ती परीक्षा में आएगा ही सही। प्लस मुख्य भर्ती परीक्षा में एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि उसमें डेप्थ पूछा गया। इस बार आपने पेपर भी देखा होगा तो और ज्यादा डेप्थ यहां पर पूछा गया। तो मैं आपसे रियल कहूंगा कि आप पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा की साथ में तैयारी करो। ये टॉपिक तो होंगे ही सही, मुख्य भर्ती परीक्षा के टॉपिक, इनको तो डेप्थ में पढ़ाएंगे एकदम घुस के। आपको सिलेबस इंट्रोडक्शन में पता लग गया होगा कि कितना डेप्थ में मैं आपको कंटेंट पढ़ाने वाला हूं। इस बार साइंस की चिंता पूर्णतः छोड़ दो। आपके राहुल सर आपके सामने बैठे हैं। जिस प्रकार पिछली बार जिन जिन ने विश्वास किया था बच्चों, उनका एक ही बार में पात्रता क्लियर हो गया था। अब इस बार आपको पात्रता और पात्रता के साथ मुख्य भर्ती परीक्षा की जो डेप्थ होती है उस डेप्थ के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे साथ साइंस को बढ़िया बनाना चाहते हैं, मैं तो रियल कहता हूं भाई,
मेरे साथ अगर आप साइंस को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो 25 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, बिल्कुल फ्रेश बैच है। या फिर आप चाहो तो इसको लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी हमारा ये बैच है। लेवल 1 का अलग है, लेवल 2 का अलग है और लेवल 2 एसएसटी का अलग है ना। इसमें आपको सारे शिक्षक मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, एग्जाम पैटर्न टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्लासरूम पैनल पीडीएफ मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलेगी, एसडी वीडियो मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी लक्ष्य क्लासेस उदयपुर के एप्लीकेशन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो 25 तारीख को प्रातः 10 बजे आप हमारे नए बैच में आ सकते हैं। फिर भी अगर कोई मान लो बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, मान लो आप 25 को नहीं आ सकते कि अब अगला बैच कब आएगा, तो आप सभी को एक मैं मोबाइल नंबर दे देता हूं 6376491126। इन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा, जानकारी जो भी चाहिए, कब बैच स्टार्ट होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, यह आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए साइंस के लिए आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। जो डेप्थ में आपको दूंगा ना बच्चों, इस बार हर चीज को इतना, और अभी टाइम बहुत बढ़िया है बच्चों। अब मेंस का जो पेपर हमने देखा वो अब 2-3-4 महीने का गेम नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, और हमारा एन के प्रकार टारगेट तो मुख्य भर्ती परीक्षा ही है ना। तो आपको अब अच्छा खासा टाइम है, अभी से आपको 7, 8, 10, 11, 12, 7-8 महीने बढ़िया मिलेंगे। इसमें आप क्या कर पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, अच्छे से तैयारी कर पाओगे, हम भी खुल के आपको पढ़ा पाएंगे। क्योंकि एक बात बताओ, 4 महीने में तो मुख्य भर्ती परीक्षा निकलने से रही, जो पेपर का लेवल था आप देख रहे थे, ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए जिसमें 10-10 मिनट का टाइम लग रहा था। मानता हूं ऐसे सवाल छोड़ने के होते हैं, लेकिन सारे सवाल छोड़ने के लिए नहीं होते ना। तो उस तरीके की प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस बार मुख्य भर्ती परीक्षा में बायोलॉजी के अंदर एक भी सवाल 10th लेवल का नहीं था, सारे सवाल 11th 12th लेवल के थे। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाऊंगा, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा तुमको। तो रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए जल्दी मेरी किताब भी तैयार हो रही है, वो किताब भी आपके हाथों में होगी। लेकिन आप साइंस के लिए कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप आइए और बेहतरीन अपन मिलकर के तैयारी करेंगे, और मुख्य भर्ती परीक्षा तक आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए साइंस तैयार करवाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लक्ष्य क्लासेस के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।